नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण यानी कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण जो कि बढ़ा हुआ था, पहले 14% था, 13% बढ़ा करके कमलनाथ सरकार में 27% किया गया, जिसके बाद मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटक गया। बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं इसमें दाखिल हुई। यह मामला ऐसा फंसा कि ओबीसी के कई मामलों में कई जो नौकरियां थी उनके रिजल्ट को होल्ड करना पड़ा। 87-13 का फॉर्मूला लाया गया कि जो नए 13% है उन्हें अभी हम उनके रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं करेंगे। बाकी के 87% लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन 13% ओबीसी के जो युवा अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा बाकी जो नौकरियां हैं उनमें भी आरक्षण को लेकर के पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है। जो ट्रांसफर करने की याचिका थी, यानी कि जो अलग अलग कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं इधर उधर चल रही थी उन सबको कोर्ट ने ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उस पर आज सुनवाई हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भी ओबीसी महासभा के या ओबीसी के वकीलों ने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 13% पोस्ट होल्ड करके रिजल्ट रोके गए हैं वो भी एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं युवाओं को, जो हजारों की संख्या में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एक फ्रेश याचिका हमारे पास दाखिल कीजिए, इस मामले को भी हम सुन लेंगे। अब उम्मीद यह जग रही है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित हो गए हैं लेकिन उनका रिजल्ट होल्ड पर है, 13% का वो जो रिजल्ट है। ऐसे हजारों लोगों को तुरंत बहुत जल्द ही नौकरी मिल सकती है, इस तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो कोर्ट में आज क्या हुआ है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इसके किस तरह से इसके परिणाम होंगे, ओबीसी के वर्ग को कितना फायदा और सरकार जो है बाकी जो दूसरी नौकरियां हैं उसको लेकर के अब जब रास्ता साफ हो जाएगा तो वहां भी बहुत तेजी से युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो यह मामला भले ओबीसी से जुड़ा है लेकिन यह पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार और प्रमोशन वाले मामलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ खास रहा, ये हमने जानने की कोशिश की। खुद याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर ठाकुर से लगातार इस मामले की वो पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो जबलपुर हाई कोर्ट हो या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को ओबीसी के खिलाफ और खुद को ओबीसी के साथ बता रहे हैं। तो आखिरकार जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ कौन है ये तो बाद में तय होगा, पर सियासत कैसे क्रेडिट लेने में लगी हुई है, सुनिए। को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट हर हालत में ओबीसी हम कानून लेके आ गए कि 27% आरक्षण होना चाहिए। मतलब विधायिका से कानून पास हुआ कि 27% आरक्षण होना चाहिए
तो उसको कार्यपालिका ने क्रियान्वयन करना था। इस बीच में सरकार चली गई। सरकार जैसे ही गई, वो पूरे लोग जो आरक्षण 27% के आरक्षण के विरोधी थे, एक्टिव हो गए। अब कार्यपालिका भी उनकी और विधायिका भी उनकी। किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया, और अपने आप ही कभी कोर्ट ने नहीं कहा कि 14% से 27% के बीच के हिस्से को रोका जाए, जो हर ओबीसी की नियुक्तियों में रोका जा रहा है लगातार, और उसके आंदोलन हो। सरकार कहती है हमने कोर्ट के कारण कोर्ट की रोक के कारण ये आरक्षण रोका है। ये अपने आप में उन बच्चों के साथ पाप कर रही है सरकार। और आइए देखते हैं कि आज के हमारे वो सवाल क्या हैं जो आप लोगों से जुड़े हैं। ओबीसी आरक्षण की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, 27% आरक्षण पर जल्द आएगा कोर्ट का ऑर्डर। हजारों ओबीसी युवाओं को जल्द मिलेगी नियुक्ति, होल्ड वाले रिजल्ट पर भी दिखेगी अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सीएम बोले याचिकाकर्ताओं से बात करेगी सरकार। कांग्रेस बोली बेवजह हो रहा है ये तमाम चीजें। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर अब आएगा सुप्रीम फैसला। 60,000 युवाओं की नियुक्ति का रास्ता भी खुला। तो आपको बता दें कि ये वो सवाल हैं जिन सवालों के लिए ये आज का डिबेट बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये सवाल इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ ओबीसी से नहीं जुड़ा है, बल्कि अदर बैकवर्ड क्लास के अलावा सभी लोगों के जो नियुक्तियों को लेकर के जो पशुपेश है उसका भी अब कहीं ना कहीं पटाक्षेप होने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ अमित चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वकील जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एडवोकेट वैभव सिंह ओबीसी महासभा संस्थापक वो भी जुड़ गए हमारे साथ। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं वैभव जी के पास आता हूं। वैभव जी, आज सुन पा रहे हैं अभी आप मुझे इस वक्त? वैभव जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है वैभव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आ जाता हूं जल्दी से अमित चौरसिया जी आपके पास। अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिलाष जी? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं अमित जी। अमित जी, आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगा कि देखिए, बार बार कोर्ट का ये कहना है कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि नियुक्तियों को रोका जाए या कुछ पोस्ट को होल्ड किया जाए, और बार बार उधर सरकार ये कह रही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं, कोर्ट के जो मंशा है उसके अनुसार कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास दिख रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी अभिलाष जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप लगातार पिछड़ा वर्ग की आवाज को उठाते चले आ रहे हैं। आपके न्यूज चैनल पर प्राइम टाइम पे आप जगह दे रहे हैं पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर। इसको लेकर वो तमाम विद्यार्थी जो एमपीपीएससी की परीक्षा में वर्षों से 2019 के पहले से अपनी नौकरियों के लिए बेचैन और व्याकुल है, वो भी आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं रही है अभिलाष जी आरक्षण का लाभ देना, क्योंकि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की विचारधारा के द्वारा पोषित सरकार, और ये लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह आरक्षण को लटकाया और भटकाया जाए। आप समझिए, 52 से अधिक पिटीशन को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ मर्ज करके अपने पास लिया। रामेश्वर ठाकुर जी पिछली डिबेट में मैं आपके साथ था, उन्होंने सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। और सरकार ने किस चालाकी से, एक पीजी मेडिकल स्टूडेंट ने एक याचिका लगाई और उसके साथ में एक यंग इंडिया जो एनजीओ था उसने एक याचिका लगाई, दोनों याचिका निरस्त हुई। और मजे की बात देखिए, जिस पीजी मेडिकल स्टूडेंट ने ये याचिका लगाई थी पीजी काउंसलिंग को लेकर, उसने अपना पीजी का कोर्स भी पूरा कर लिया, और सिर्फ पीजी कोर्सेज के ऊपर जो है कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था, जिसको उन्होंने पूरे ऑर्डिनेंस पे स्टे मानते हुए सरकार ने इसको तब से लेकर अब तक लंबित करके रखा। अभिलाष जी, आरक्षण में प्रमोशन का मुद्दा अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मोहन यादव जी ने चुटकी बजा के उस गंभीर समस्या का हल निकाल लिया, जबकि अधिकारी भी वही जो शिवराज सिंह चौहान जी के समय थे। तो फिर ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाई मोहन यादव जी ने कि आरक्षण में प्रमोशन का जो लाभ था वो तत्काल दे जाए, लेकिन उन विचारों का क्या होगा जो 1.5 लाख लोग चले गए, उन विचारों का क्या होगा? तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा कभी रही नहीं आरक्षण के लिए। मैं बताऊं आपको अभिलाष जी, जब से ये विषय उठा है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं आरक्षण के विरोध में। लगातार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इतने व्यापक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है पूरी तरीके से। तो ये एक विभाजन का अलग
काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर। स्वर्ण समाज को पिछड़े दलित आदिवासी तबके से लड़ाने का घिनौना प्रयास भी एक शुरू हो चुका है। तो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है आरक्षण के विरोध में, और एक तरफ यही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाती है पूरे जिलों में, बूथों में, और जब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की बात आती है तो पल्ला झाड़ लेते, तो उनके सिद्धांतों से कोसों दूर रही है। तो ये बताता है कि किस तरह ये आडंबर और नोटंकी कर रहे हैं। आज पिछड़ा वर्ग इनसे भीख नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। कमलनाथ जी के समय व्यवस्थित ऑर्डिनेंस पास किया गया विधानसभा के अंदर, और जैसे ही सरकार गिरती है तमाम जो है मनुवादी सोच के लोग उस आरक्षण के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चोर दरवाजे से पीछे के दरवाजे से खटखटा के आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं लगाते हैं। आज अभी रामेश्वर ठाकुर जी का मैं बयान सुन रहा था, और इसके पहले भी ये स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कि हमने आरक्षण के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, आप इसे तत्काल लागू कर सकते हैं। ना ही हमने शिक्षा जी तेरा का कोई फॉर्मूले को उनको अनुमति दी, लेकिन वो भी ये निरस्त करने को तैयार नहीं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह आरक्षण विरोधी है और किस तरह पिछड़ा वर्ग को ठगने का प्रयास करी। चार मुख्यमंत्री की बात करी मोहन यादव जी ने, अभिलाष जी, खुद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री संसद में रोते हैं, खुद को ओबीसी की जाति का बताते हैं, ना जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, ना ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं। वही ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में रामजी महाजन आयोग का गठन किया। ये बताता है कि कांग्रेस समावेशी समाज के विकास के लिए किस तरह वचनबद्ध है। तो ये सारी बातें अभिलाष जी, और ये झूठ अब ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। पिछड़ा वर्ग के सामने खड़ी करी है, अब ये गिरने वाली है। ठीक है, वैभव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। वैभव जी आपसे जानना चाहूंगा, आज जो मर्जर हुआ है सारी याचिकाओं का और वो ट्रांसफर हो गई है सुप्रीम कोर्ट, कितनी बड़ी राहत आपके लिए लेकर आया है आज ये फैसला? दूसरी तरफ जो रिजल्ट विथहेल्ड कर दिए गए थे उनको लेकर के भी कोर्ट ने कहा है कि आप फ्रेश याचिका एक लेकर के आ जाइए, हम उसको भी एंटरटेन कर लेंगे। तो वहां भी एक राहत भरी खबर आ रही है ओबीसी के वो उन युवाओं के जिनके रिजल्ट अवेटेड है। देखिए, मैं इस विषय पर सबसे पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2014 में मेरे द्वारा लगाई गई थी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, वो भाजपा को दोष दे रहे थे। कांग्रेस 54 साल पूर्ण सत्ता में रही है, और 54 साल में कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई अधिकार ओबीसी को नहीं दिया है। और हम लोग ये हाई कोर्ट में जो याचिका लगती है, अगर हाई कोर्ट से कोई निर्णय होता तो फाइनली वो याचिका करता सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, और सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। तो अब वहाँ से जो भी फैसला होगा तो हम उसके खिलाफ कोई भी जा नहीं पाएगा, वो सुप्रीम फैसला होगा, और वो अंततः ओबीसी के हित में आएगा। ओबीसी महासभा का हम लोगों ने 2019 में गठन किया। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस ने जो मुहिम पकड़ी है, 2022 में राहुल गांधी जी ने ओबीसी महासभा के साथ बैठक करी। उसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना का विषय जो ओबीसी महासभा का था, इसको उठाना चालू किया, और कांग्रेस उस विषय पर या अन्य राजनीतिक दल उस विषय पर जिंदा होने के प्रयास में है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है जातिगत जनगणना करवाई जाए, और जिसकी जो भी संख्या है, सवर्ण वर्ग की जो संख्या है, हमारी जो संख्या है, उसके अनुपात में जाति जनसंख्या अनुसार सब कुछ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर, बजट इत्यादि में संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आज देखिए एक महत्वपूर्ण चीज ये रही कि कोर्ट में ये खुद ओबीसी महासभा के जो वकील हैं रामेश्वर ठाकुर, वो भी कह रहे हैं कि सरकार ने भी चाहा ये कि हाई कोर्ट से ना होकर के ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ताकि कम समय में जल्द से जल्द इसके रिजल्ट आ सकें, और इसको लेकर के आपत्ति भी कोई दर्ज नहीं कराई गई, और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं इसलिए हो पाई हैं। तो एक तरफ सरकार दिखती ऐसा है कि वो इस मामले का निदान चाहती है, लेकिन जो 27-13 का फॉर्मूला है, या जो रिजल्ट्स को रोकने का फॉर्मूला है, या जो बिना किसी आदेश के कंफ्यूजन पैदा करने के आरोप हैं, ये तमाम चीजें सरकार की मंशा पर सवाल पैदा करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया के तौर पर आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपनी प्रतिबद्धता को पूर्व में भी उजागर किया था, और आज पुनः उजागर किया है कि किस तरह से वे चाहते हैं कि पुअर लॉ मेकिंग जो हुई थी कमलनाथ जी के समय में, आदरणीय भी इतनी बड़ी बातें करती है। बताया ना कि कोर्ट में अगर स्टे हुआ था हाईकोर्ट में, तो किस बेसिस पे हुआ था? झूठा हलफनामा और गलत जानकारी दी गई थी। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय जो जानकारी दी गई थी ओबीसी की 27% दी गई थी। ये यहाँ पे
मुंह हिला रहे, जरा देख लीजिए एक बार हलफनामे को, जरा कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसी के बेसिस पे स्टे हुआ था। और आज ये कह रहे हैं, यहाँ मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ प्रेषित नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी विरोध करी, मंडल कमीशन को 10 साल तक कांग्रेस नकारती रही, 84 के हमारे प्रपत्र में था, 89 के हमारे प्रपत्र में था। वीपी सिंह सरकार की जो सरकार थी उसको समर्थन देकर मंडल कमीशन को हमने लागू किया। राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा अभिभाषण रिजर्वेशन के खिलाफ था, जरा जाकर एक बार देख लीजिए। 1961 में नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर रिजर्वेशन की खिलाफत करी थी। जरा एक बार जाकर अपने इतिहास खंगाल लीजिए। सज्जन कमेटी 2004-06 में उस रिपोर्ट्स को लागू नहीं, कर्नाटका में आपके डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आमने सामने खड़े और रिजर्वेशन को लागू नहीं होने दे रहे। 4% वहां पर मुस्लिमों को अपना आरक्षण दिया, ST/SC OBC का आरक्षण आप खा गए। जामिया मिलिया में जब आरक्षण समाप्त हो गया था ST/SC OBC का, तो आपने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पूर्व में भी हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्लब होकर एक बार कानून बन जाएगा तो निश्चित रूप से उसका अर्जित लाभ वंचितों को मिल पाएगा, और उसीलिए सरकार में प्रयासरत भी थे। और हमने सही जानकारी प्रदत्त करी है सुप्रीम कोर्ट में। 2021 में उस समय सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन पुनः हाईकोर्ट से स्टे हो गया था। उसके पहले 2019 में सुनवाई हुई थी। और जब कोई मामला विचाराधीन होता है, अगर उसमें निर्णय लिए जाए तो उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा प्रमोशन के डिमोशन हो गए, उन लोगों को प्रमोट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि जहां पर इनकी राजनीतिक मंशा होती है वहीं पर ये आपत्ति भी जताते हैं। लेकिन झूठा हलफनामा देकर सिर्फ मात्र उस समय पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने जो कृत्य करा था, अगर सही जानकारी देते तो ना तो स्टे होता और ना इतने समय तक पेंडिंग होता। हमने सही जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट से जब लॉ बन जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। और हम तो प्रयास कर रहे हैं कि 70 से ज्यादा जो याचिका करता है उनसे बैठकर बात भी हो जाए। पूर्व में हाईकोर्ट में भी हमने प्रयास करा था और इसलिए 2021 में हमने सर्कुलर भी जारी करा। तो मुझे लगता है जिनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह है, जनता 1947 से लेकर देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कार्य हुआ है निश्चित रूप से जनता उसको भी देख रही है। ठीक है, बोकेल जी आपके पास आता हूं। देखिए ये बहुत बड़ा विषय है और जाहिर सी बात है कि अगर ओबीसी के 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा तो जो नियुक्तियां जिनमें देरी हो रही है, जो प्रमोशन के मामले अटक रहे हैं, ये ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने का फैसला है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे जाहिर सी बात है कि अपनी टॉप प्रायोरिटीज में ले लिया है और सारे रास्ते खोल दिए हैं कि इस मैटर को लेकर के आप अगर आना चाहें सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े तो दूसरे उसको भी आ जाइए, तो क्या हम उम्मीद करें कि जल्द ही इसका हल निकल आएगा, या इतना कॉम्प्लिकेशंस है कि हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लगभग 1 दशक तो हो ही गया इसी पूरे मामले को अटके हुए? क्या कहेंगे आप? देखिए, असली समस्या तो ये है कि जो 13% होल्ड किया गया है, उसका मतलब ये अगर 13% आप आरक्षण में जोड़ देंगे जो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है अभी, तो कुल मिला के 63% आरक्षण हो रहा है। तो जो 50% की जो सीमा है आरक्षण की, जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है 1993 में उसने दिया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलटेगा? अगर 13% को अगर वो स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 50% की सीमा टूट जाएगी, और 50% की सीमा टूटेगी तो हो सकता है उसको लेकर फिर लोग कोर्ट में चले जाएं। तो जितना आसान अभी लग रहा है, मतलब मैं हालांकि इसका बहुत कानूनी जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे पहले बार तो कब देगा कहना मुश्किल है। अगर वो बहुत जल्दी दे तो बहुत अच्छी बात है, और जो 13% लोग जो रुके हुए हैं उनको अगर नौकरी मिलती तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मामला अभी इतना पेचीदा है कि वो मुझे लगता है कि इतनी आसानी सुलझने वाला है। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने पुराने फैसले को पलटेगा या नहीं पलटेगा, या संसद को कानून लाके पलटना पड़ेगा, ये असली सवाल है। केवल अभी तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी राज्यों में ये लगभग सभी राज्यों में ये फैसला लागू है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए मध्य में 14% आरक्षण दिया जा रहा है। तो 13% जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या पुराने फैसले को पलट के सरकार देगी या नहीं देगी? सरकार भी इसीलिए हिचक रही है, वरना अभी तक तो दे चुकी होती। ठीक है, तो ये जब तक समस्या नहीं सुलझती है और ये मुद्दा नहीं सुलझता तब तक मुझे लगता है कि ये आसान, ठीक है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, अगर वो फैसला देता अगर तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी मामला सुलझेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, वैभव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंदिरा साहनी वाले मामले को सब लोग अच्छे से पढ़ लें। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कहा है, जो 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वह स्पष्ट करती है कि 50% से आरक्षण ऊपर नहीं जाएगा, परंतु विशेष परिस्थिति में 50% से ऊपर उसको ले जा सकते हैं केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो वो कोई बाधा नहीं है। अगर वो आरक्षण बढ़ता भी है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वे इस आरक्षण को उस सीमा तक ले जा सकते हैं जिसमें
जन कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा है संविधान में, उसको पूरा किया जा सके। वैभव जी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक है, क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और पहले दिन से देख रहे हैं, और चूंकि आप खुद भी कानून के जानकार हैं, मुझे ये बताइए कि अगर आधार है तो वो आधार जनगणना हो सकती है, जातिगत सर्वे हो सकता है, ये चीजें हैं नहीं। तो ये जो रिलीफ आप सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द मिल जाएगा, या अभी आपको लग रहा है कि लंबी लड़ाई है, क्योंकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें जाएंगी तो उसके अगेंस्ट में भी लोग चैलेंज करेंगे, इतनी सारी याचिकाएं हैं, तो उनके पास भी प्ली होगी कि भाई आप आधार लेकर के आइए, और आधार जो आप बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो वो एक मुश्किल काम हो जाएगा याचिकाकर्ताओं के लिए इस पूरे मामले में, या ओबीसी महासभा के लिए उसे एस्टेब्लिश करना कि हमको क्यों चाहिए और किस आधार पर चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की जो जातिगत जनगणना है उसको लेके हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार 50.09% का हलफनामा दे चुकी है। हाँ, ठीक है ना। अब जातिगत जनगणना होगी तो फिर एक अलग आंकड़ा निकल के आ सकता है, परंतु 59.09 तो हम मान के चलेंगे, क्योंकि सरकार ने बोल के रखा हुआ है, तो 50.09% तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि ये चीजें वहां पर ये काम आ जाएंगी, ये मूल विषय है जी। इसके अलावा और कौन सी याचिकाएं हैं जिसको लेकर आपको चिंता है? जो इतनी सारी करीब 54 याचिकाएं हैं, इसमें ऐसे कौन से पॉइंट और हैं जो आपको लगता है थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं इसमें ओबीसी महासभा या आपके पक्ष को? देखिए, ओबीसी महासभा देश का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओबीसी एसटी एससी के विषयों को लेकर बात करता है और कहता है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वेलफेयर स्टेट है, जो सरकार है, दैट इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है ना, मतलब जन कल्याणकारी सरकार है, तो वेलफेयर स्टेट का ये दायित्व बनता है, जो भी जनता से मांग आ रही है उसको पूर्ण करना है संवैधानिक मर्यादाओं में। अब जनता ने ये मांग करी, लगभग 50-60% ओबीसी है मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की मांग आई, उत्तर प्रदेश की मांग आई, या किसी भी राज्य की मांग आई, तो फिर सरकार की जवाबदारी बनती है कि उसको कैसे हमको हैंडल करना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, उसमें हाई कोर्ट का रास्ता है, उसमें स्वयं सरकार का रास्ता है। ये है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अमित चौरसिया जी आपके पास। अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए बीजेपी यहाँ बोलती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस बोलती है हम कोशिश कर रहे हैं, पर इस बीच में बहुत सारा नुकसान हो रहा है युवाओं का। तो अब जब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सरकार के पास भी नहीं है, पूरी गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है, ऐसे में जो एग्जिस्टिंग अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं या जो वेटिंग में हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, या जो वो कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, उनको लेकर कांग्रेस की क्या डिमांड है सर? देखिए, हम तो लगातार बात कर रहे हैं, बात नियत की है विलास। और अभी प्रेम व्यास जी मेरे मित्र बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ पूरा होमवर्क कर आते नहीं। अमित शाह जी ने जब बिल पेश करा तो उसके अंदर कहा कि पसमानदा के जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान है, 85% आबादी मुस्लिमों की पिछड़ा वर्ग से आती है। तो कर्नाटक में अगर 4% आबादी अगर मुस्लिम समाज जो पिछड़ा वर्ग से आता है उसको दे दिया, तो क्यों इतना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? वो पूरी बात सुना भी कीजिए। ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने राम जी महाजन आयोग का गठन करा, दिग्विजय सिंह जी ने 14% आरक्षण दिया, प्रमोशन में आरक्षण भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हुआ। कमलनाथ जी ने बकायदा 27% आरक्षण विधानसभा में कराया पारित, जिसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने उसमें समर्थन दिया था। उधर सरकार आपने लोकतंत्र का चीरहरण करके गिरा दी, और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में चोर दरवाजे से खड़े हो गए। कुल 52 याचिकाएं जो है ट्रांसफर हुई है अभिलाष जी, और सरकार की नीयत और मंशा स्पष्ट नहीं है। आप देखिए, एक तरफ बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की यूनिवर्सिटी शोध संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी करी, उस पर ही बहस हुई, क्या वो रिपोर्ट लागू करी? 1 वर्ष से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित पड़ी हुई है, लेकिन सरकार उसको लागू करने के लिए, जारी करने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप एक्सरे कराइए। अभी ओबीसी महासभा के साथी वैभव जी बैठे हुए हैं, ठीक है विषय है, लेकिन जातिगत जनगणना जब तक मध्य प्रदेश की नहीं होगी, आज 60% से ऊपर की आबादी पिछड़ा वर्ग की हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि राज्य की आबादी के, इंदिरा साहनी केस में, कि राज्य की विशेष आबादी के स्तर पर आरक्षण की सीमा तय कर सकते हैं। आप लोगों पर ये आरोप लगता है, अभी आपने गरीब पसमानदा मुसलमान या पिछड़े मुसलमानों की बात कही, अब जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो आपको केवल जो जातिगत तौर पर पिछड़े केवल हिंदू हैं उनकी चिंता होती है, जाति पिछड़े तौर पर मुस्लिमों की क्यों नहीं होती? ये भारतीय जनता पार्टी का फिर निरीक्षण है, और ये एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन फैला रहे हैं।
कांग्रेस ने यह कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए पूरे देश का और प्रदेश का। हमने तेलंगाना में करा, तो हमने क्या सिर्फ मुसलमानों को करा या सिर्फ हिंदुओं को करा? ना, हमने पूरे मुसलमानों की जातिगत जनगणना को कहां एंडोर्स कर रही है? आपके किसी बड़े नेता ने नहीं कहा कि मुसलमानों की जातिगत जनगणना हिंदुओं के साथ होनी चाहिए? वही कह रहा हूं अभिलाष जी, पूरे तेलंगाना स्टेट का सर्वे हुआ और तेलंगाना का स्टेट का सर्वे जारी किया गया बाकायदा। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार, खुद देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बता रहे हैं? मध्य प्रदेश में 4 पोस्टर बांध दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के, एक ने भी पिछड़ा वर्ग के लिए बात करी। अरे प्रेम व्यास जी, आप पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति तक नहीं बढ़ा पाए। आपको मालूम है आपके प्रदेश में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच गया है? शिक्षा में महंगाई कहां पहुंच गई है? और आज पिछड़ा वर्ग को कितने फीसदी छात्रवृत्ति मिल रही है? 3 साल से छात्रवृत्ति लंबित पड़ी हुई है। प्रेम व्यास जी, शर्म आना चाहिए इस निर्लज सरकार को, जो लटकाने और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं आप युवाओं को। भोपाल में आप उनको लाठियों से नवाजते हैं, जो अपना अधिकार मांगने आते हैं। मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए ये आरोप बार बार लगते हैं कि 14% आरक्षण हो तो कांग्रेस ने दिया, 27% आरक्षण हो ओबीसी को, वो कांग्रेस के जमाने में आया। तकनीकी दिक्कतें तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण के लगातार हर स्टेप में आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी खुद को फिर कैसे ओबीसी का हितैषी बताएगी? नहीं, देखिए, जो ओबीसी की जो वास्तविक जानकारी है आबादी की, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित करी और उसीलिए तो उसी बेसिस पे फैसला होने वाला है। आप देखेंगे कि हम तो चाह रहे हैं कि हम तीनों जो याचिकाकर्ता है उनको भी सुन लीजिए। ना अमित जी सुनिए, ये देखिए, यहाँ कोई सब्जी मंडी नहीं है। अमित जी बोलने दीजिए, वो आपकी बात सुन रहे थे। बुलाए ना करें तो सुनने का धैर्य नहीं रख सकते। जैसे निर्लज्ज को ना बुलाए, मानसिकता को, जीतू पटवारी जी की मानसिकता को यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब सुन लीजिए। अच्छा, मैं तो सुन रहा था, आपने निर्लज्ज कहा, मैंने सुन लिया। आपकी और आपके नेताओं की मानसिकता, आपके नेताओं की मानसिकता नहीं दिखता। आपको संबंध जाति के आधार पर आप जो मुआवजा बांटते हैं वो नहीं दिखता। जाति के आधार पर विभाजन का काम आप कर रहे हैं, स्वर्ण जाति को पिछड़े से, दलित को और आदिवासी से लड़ने का काम आप कर रहे हैं, और यहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं। अरे आपने 16 अमित जी बोलने दीजिए, अमित जी जरा डॉक्टर प्रेम व्यास जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए प्रेम व्यास जी। देखिए अभिलाष जी, अभी इन्होंने कहा कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया, तो बताइए ना, क्या संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने लागू करी है? अरे धर्म के आधार पर नहीं थी भैया, आप क्या अमित शाह जी बोल रहे हैं? ये देखिए फिर बोलने लगे। समस्या ये है कि अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं भैया, झूठ बोलता है। अमित शाह जी सुनिए, जो अमित शाह जी बोलता है उसको बीच में बोलना पड़ता है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा संविधान की अभी संविधान को पढ़ भी लिया करें। संविधान पढ़ते नहीं है, संविधान पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है क्या। 1961 में नेहरू जी ने पत्र लिखा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं अमित जी एक बार बोलने दीजिए। अमित जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी को बोलने दीजिए, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। प्रेम व्यास जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। समस्या अभिलाष जी यही है, समस्या यही है कि ये सत्य नहीं सुनना चाहते, ये चाहते हैं झूठ बोले, और फिर जनता इनको चुनाव में जवाब देती कि लगभग आधे से ज्यादा प्रदेशों में दे चुकी, फिर भी नहीं मान रहे। अब देखिए ST/SC मंत्रालय का अलग गठन, बताइए कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, करा क्या? नहीं करा। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन, कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, करा क्या? मंडल कमीशन को नकारने का कारण, इसीलिए मैंने तो बताया था, तारीख के साथ बता रहा हूँ, 1961 की बात, 1989 की बात, राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा अभिभाषण जो आरक्षण के खिलाफ था। इसीलिए हमने कहा है कि वास्तविकता में पिछड़ों को अधिकार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में महिला आरक्षण भी लाया था ना, बताइए क्यों नहीं लागू करा? अरे अभिलाष जी से पूछ लीजिए 27% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? ना वो नहीं देंगे सर, अब तो कोर्ट दे रहा है ना, कोर्ट में चीजें हैं। ना कोर्ट में चीजें हैं सर, ये चीज कोर्ट में तो 16 बार इन्होंने नहीं रखा पक्ष। अभिलाष जी 15,000 की कॉस्ट फाइन लगी है। ठीक है, मैं अजय वकील जी के पास आता हूँ। अजय वकील जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है अमित जी, आप ही का सवाल लेकर अजय जी के पास आ रहा हूँ। प्रेम व्यास जी एक मिनट, अजय वकील जी के पास आ गया मैं। अजय जी मुझे ये बताइए, बीजेपी के किसी लिहाज से भी क्या ये बात फेवर में है कि ओबीसी का आरक्षण रोक दिया जाए? क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक अगर देश में कोई है तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो 50% से ऊपर जाता है। तो उनको तो साध करके कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका क्रेडिट लेकर के पॉलिटिकल माइलेज ले सकती है। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप, इसमें आपको कितना दम और कितना आधार दिखता है? वैभव जी आप कुछ कहना चाहते तो पहले कह लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड में, फिर मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं वकील जी से। वैभव जी आप बोल लीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि सरकार
सुप्रीम कोर्ट चोर दरवाजे से जा रही, तो पहले तो आप ये शब्द मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट का गठन संवैधानिक मर्यादाओं में है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हमारे लिए मान्य हैं और पूरे देश के लिए मान्य होंगे। तो यह बात आप मत भूलिए कि वो चोर दरवाज़ा है। जब कोई वैधानिक समस्या आती है किसी विषय को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दरवाजे होते हैं जहाँ से न्याय मिलता है और उस हिसाब से फिर कार्यपालिका कार्य करती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बीजेपी को देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बीजेपी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग हो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जो कांग्रेस ने नहीं दिया। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री ज़्यादा बनाए, बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के सांसद विधायक ये सारे ज़्यादा बनाए, कांग्रेस तो टिकट भी नहीं देती है। मैं मतलब फेयर डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना हो और उसके संपूर्ण संवैधानिक अधिकार। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट लेता हूं मैं जल्दी से। अजय वकील जी आपसे, क्या बीजेपी किसी भी तरह से ये चाहेगी कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो रुकना चाहिए, जो बार बार कांग्रेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, या आपको लगता है ये मामला है ही इतना तकनीकी और पेचीदा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या तीसरी चौथी सरकार, कोर्ट के दरवाजे पर तो सबको जाना होगा? देखिए, मामला तकनीकी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कानूनी मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी भाई आप प्रमाण लाइए कि भाई आपकी आबादी कितनी है, तो वो सवाल सरकार किस तरह पेश करती है इस पर निर्भर करेगा। जहां तक इसका राजनीतिक पहलू का सवाल है तो ओबीसी वाला जो फैक्टर है वो तो बीजेपी के साथ काफी पहले जा चुका है। राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी ने जो है कांग्रेस को पहले ही मात दे दी। खुद राहुल गांधी ने कह दिया कि ओबीसी हमारे साथ हमारे बिछड़ गया। तो सवाल है कि उस फ्रंट पे तो बीजेपी कांग्रेस से आगे है पहले। अब सवाल है कि सरकारी नौकरी में भी अगर वो नौकरी में आरक्षण मिल जाता है तो फायदा बीजेपी को ज्यादा होना है बजाय कांग्रेस के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सियासत की तो लड़ाई है ही, लेकिन ये देश के भविष्य की भी लड़ाई है, प्रदेश के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, और जाहिर सी बात है कि ये समानता की लड़ाई है। संवैधानिक दायरों में रह करके किसे कितना प्रतिनिधित्व मिलना है ये तय होना चाहिए, पर उसके आधार जो कि वैभव जी कह रहे हैं वो भी सुनिश्चित होने चाहिए, ताकि सही ढंग से उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उन्हें उनका अधिकार मिल सके। इसको लेकर के सरकारें क्या सोचती हैं वक्त बताएगा, पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द फैसला सुनाएगा, इसकी उम्मीद करते हैं। हालांकि एक साथ करीब 50 से ज़्यादा याचिकाओं को एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट को करना है, और जाहिर सी बात है कि उनमें से हर बिंदु को बहुत ध्यान से सुना जाएगा, और बहुत सारी पेचीदगियां हैं, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक जल्द और सर्व स्वीकार जो इसका निदान है वो निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अमित चौरसिया जी, अजय वकील जी, एडवोकेट वैभव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।